स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में और हमारे बैच एग्री प्रो बैच में, जो कि है डेली, जिसमें हम MCQs पढ़ते हैं जो कि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से और उनके एग्रीकल्चर एग्जाम्स के मतलब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना समय गवाए। जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स हैज द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। कि इनमें से ये जितने भी, पहले हम एक पेन ले लेते हैं, जितने भी नीचे ये सॉइल्स दे रखी हैं, सॉइल के टाइप दे रखे हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सिल्ट सॉइल। अब इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें कि सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होता है? जल को संचय करने की क्षमता। मतलब कौन जल को ज्यादा देर अपने में क्या कर रख सकता है, संचय करके रख सकता है। इनमें से कौन सी मृदा प्रकार की सबसे अधिक जल संचय क्षमता होती है, बताइए। तो करेक्ट आंसर है इसका क्ले सॉइल। करेक्ट आंसर क्या है इसका? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, ये सब क्या है? सॉइल के टाइप्स हैं। अब इसमें की जो क्ले सॉइल है ये सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रखती है। सबसे ज्यादा क्या रखती है? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रखती है। चलिए, अब जितने भी मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस बताए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको इनके बारे में पता चले। जैसे कि हमारा इसमें जो मेन मोटिव यही है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकलते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो ऐसे ही अब इतने सारे इसमें हमें क्या दे रखे हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं। जरूरी थोड़ी है हमारे पास यही क्वेश्चन आए, घुमा के हमसे सैंडी सॉइल से भी पूछ सकता है, लोमी सॉइल से भी पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंड सॉइल। अब ये जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो पार्टिकल साइज का जो होता है वो 0.05 mm to 2 mm तक होता है। इसके लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, ग्रिटी टेक्सचर होता है, लो वाटर रिटेंशन होता है। इसमें जो वाटर रिटेंशन क्या होता है? लो होता है। और इसकी जो ड्रेनेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। मतलब इसमें से जो पानी निकल जाता है वो ज्यादा, मतलब जो पानी निकलता है, जो ड्रेन हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है? निकल जाता है। तो उसी को ड्रेनेज बोलते हैं, जो जिसमें इसकी कैपेसिटी क्या है? सबसे ज्यादा होती है। सिल्ट सॉइल का पार्टिकल साइज भी 0.002 mm से 0.05 mm तक होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, ये सैंडी सॉइल के तो लार्ज साइज पार्टिकल है, इसके क्या है? मीडियम साइज पार्टिकल है, स्मूथ टेक्सचर होता है, मॉडरेट वाटर रिटेंशन और होता है, और गुड ड्रेनेज होता है। इसका ड्रेनेज तो गुड होता ही होता है, साथ में क्या होता है? जो वाटर रिटेंशन होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब ये ना तो ज्यादा होता है ना ही कम होता है। क्ले सॉइल, अब क्ले सॉइल में क्या होता है? पार्टिकल साइज रेंज, इसमें क्या होता है? पार्टिकल साइज का जो रेंज होता है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और इसमें जो साइज का पार्टिकल का जो साइज होता है वो 0.002 mm से भी ज्यादा कम होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें भाई सबसे पहला पॉइंट तो यही कि स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं इसमें। अब क्योंकि पार्टिकल स्मॉल साइज है वो स्टिकी टेक्सचर होता है उनका, जिस वजह से जब वो क्या होते हैं, भीग जाती है, जब क्ले सॉइल जब भीग जाती है तो क्या होती है? हाथ पे चिपकने लगती है। वो चिपकने का कारण यही है कि उसके जो पार्टिकल साइज है वो काफी क्या है? स्मॉल है, और स्टिकी टेक्सचर होता है, हाई वाटर रिटेंशन होता है। ये क्या होता है? अब देखिए, जब स्टिकी है तो क्या होगा? जब कोई भी चीज चिपचिपी होगी वो उस चीज को ज्यादा देर पकड़ कर रखेगी। जब पकड़ कर रखेगी तो मतलब क्या है? पानी को भी क्या करेगी? रिटेन करेगी, पानी को भी अपने आप में संचय करके रखेगी ये सॉइल। और इसका जो ड्रेनेज होता है वो पुअर होता है। अगर इसमें पानी एक्सेस में है तो ये ड्रेन आउट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, वो वहीं पे वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाएगी, वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। लोमी सॉइल,
अब ये लोमी सॉइल क्या होता है भाई? लोमी सॉइल होता है, ये मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। और ये क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बैलेंस टेक्सचर होता है, गुड वाटर रिटेंशन होता है, गुड ड्रेनेज होता है, साथ ही साथ फर्टाइल होता है, काफी क्या होता है? उर्वरक होता है। और ये क्या होता है? सुटेबल फॉर मोस्ट प्लांट। देख लीजिएगा, ज्यादातर जब हम लिखते हैं कि विच सॉइल इज सुटेबल फॉर दिस क्रॉप, तो मोस्टली हम क्या लिखते हैं? लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर द वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है ना? जो सॉइल्स होती है, लोमी सॉइल होती है, वो क्या होती है? काफी हद तक क्या होती है? फर्टाइल होती है, साथ ही साथ उसमें वाटर रिटेंशन भी काफी अच्छा होता है। तो समझ में आया? मैंने आपको इन चारों का क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक बताया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, which of the following plant nutrient is primarily responsible for growing, strong root growth and flowering? मतलब ये इसमें हमें ये दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं ये। ठीक है, अब इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग रूट ग्रोथ और साथ ही साथ फ्लावरिंग, फूलों के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें बताइए। ए है हमारा ऑप्शन, जो ए है वो है नाइट्रोजन, बी है हमारा फॉस्फोरस, सी है पोटेशियम एंड डी है हमारा कैल्शियम। बताइए। So the correct answer is phosphorus. Phosphorus is the correct answer. जो phosphorus होता है वो बहुत ज्यादा मेन एलिमेंट होता है, किस लिए? फ्लावरिंग के लिए और रूट ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब देखिए, ये जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, अब इनका कुछ ना कुछ रोल तो होता होगा प्लांट्स में, तभी ये एलिमेंट्स को ऑप्शन में डाला गया है ताकि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। तो हम जानते हैं इन सब के बारे में, इन सब ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं कि इनका क्या रोल है प्लांट में। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है फॉर प्रमोटिंग लीफी ग्रीन ग्रोथ। लीफी ग्रीन ग्रोथ मतलब जो पत्तों में जो हरापन होता है, लीफी ग्रीन, और उसमें ग्रोथ होती है, उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एज इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का, अब क्यों भाई? क्योंकि ये क्लोरोफिल का क्या होता है? की कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिस वजह से नाइट्रोजन अगर सही मात्रा में है तो प्लांट अच्छी तरीके से हरा होता है। अब जो पिगमेंट होता है, जो ये है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल ही तो होता है जिसके अंदर सारी प्रोसेस होती है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, और नाइट्रोजन का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो ग्रीन पिगमेंट या लीफी ग्रोथ के लिए काम आता है, वो साथ ही साथ क्या करता है? किस काम आता है? फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के लिए? किसके बनने के लिए? प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, इन सब के फॉर्मेशन के लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे रोल्स होते हैं नाइट्रोजन के, ये तो मैंने आपको बताया है कि हाँ भाई ये भी ये रोल भी है नाइट्रोजन के। ठीक है, अब बात करते हैं हम फास्फोरस की। अब फास्फोरस का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की रूट की ग्रोथ के लिए, उनकी जड़ों के लिए, जो जड़ों का विकास होता है उसके लिए, साथ ही साथ फूलों के विकास के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, पौधों में फल लगने के लिए भी फास्फोरस का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेसेस, क्योंकि ये देखिए ज्यादातर ये किस काम आता है? एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसमें ये फास्फोरस काम आता है। साथ ही साथ डीएनए सिंथेसिस, जो डीएनए बनता है, डीएनए बनने में भी, सेल डिवीजन में भी क्या काम आता है? फास्फोरस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फास्फोरस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के जो होती है उससे पहले भी फास्फोरस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ में भी फास्फोरस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की।
पोटेशियम इज असेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स। अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में पोटेशियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस जो होता है, एंजाइम एक्टिवेशन, कोई भी एंजाइम को एक्टिव करने में बहुत ज्यादा काम करता है पोटेशियम, और साथ ही साथ वाटर अपटेक में भी बहुत अहम रोल होता है पोटेशियम का। इट हेल्प्स रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग, जो स्टोमेटा ओपन होता है ना, उसमें इसका क्या बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। जो स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, उसी के थ्रू तो क्या होता है, प्लांट से गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। किसके थ्रू होती है? वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो जो उसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है पोटेशियम। साथ ही साथ ये इंप्रूव करता है ड्राउट टोलरेंस, मतलब जब सूखा पड़ता है उसमें भी ये क्या करता है, बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है पोटेशियम, ठीक है ना, ताकि जो पौधा है वो सूखे को क्या कर जाए, सहन कर जाए। साथ ही साथ एनहेंस करे ओवरऑल प्लांट विगर एंड डिजीज रेजिस्टेंस, प्लांट की जो भी अपना साइज है और साथ ही साथ जो भी बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता है उसको क्या करता है, एनहेंस करता है, बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है पोटेशियम। देखिए सबका एलिमेंट्स का अपना अलग अलग रोल है और सबका अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है, किसी भी चीज की कमी होती है, तो उसका इफेक्ट आप प्लांट पर देख सकते हो। अब वो कैसे भी हो सकता है, देखिए या तो फ्लावरिंग ढंग से नहीं होगी या फिर फ्रूट डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगा, अगर कोई भी एलिमेंट की कमी रह गई तो जिसमें कि मेन जो एलिमेंट होगा उस पर ध्यान दिया जाता है उस चीज के लिए जिस चीज की कमी पड़ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। फोर्थ वन इज कैल्शियम। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल जो बनता है उसके फॉर्मेशन में, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और साथ ही साथ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मतलब कोई भी मेम्ब्रेन है उसमें आवाजावन जो होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कैल्शियम। और ये हेल्प करता है सेल की टर्जिडिटी बनाने के लिए। टर्जिडिटी क्या होता है? ये होता है कि उसके जो एक लचीलापन जो होता है वो बनाए रखता है। रेगुलेट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, साथ ही साथ प्ले करता है रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस। सिग्नल्स जो ट्रांसफर होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा अहम रोल होता है कैल्शियम का। साथ ही साथ अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है पौधे में तो कई सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि ब्लॉसम एंड रोट हो जाता है फ्रूट में और वेजिटेबल्स में। ब्लॉसम एंड रोट क्या है? एक तरीके से कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है उस कारण से ब्लॉसम एंड रोट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स ऑप्शंस में थे उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करा कि क्या इनका क्या क्या रोल होता है प्लांट्स में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? वो कहता है, वो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बोले तो PGR प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड स्टेम ग्रोथ इन प्लांट। पौधों में किस पौधों वृद्धि नियंत्रण में कोशिका विस्तार और डंठल की वृद्धि को बढ़ावा देता है। मतलब ये हमें दे रखे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ऑप्शंस में हमें क्या दे रखे हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दे रखे हैं। अब हमें इनमें ये पूछा है कि इन चारों में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, किसके लिए? सेल इलोंगेशन के लिए, साथ ही साथ स्टेम की ग्रोथ के लिए प्लांट्स में। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टाइम्स अप। तो अब हम जानते हैं इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा जिब्रेलिन। क्या होगा? जिब्रेलिन इज द करेक्ट वन। ए था हमारा जिब्रेलिन, बी था हमारा एब्सिसिक एसिड, सी था इथाइलिन एंड डी1 इज साइटोकाइनिन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब देखिए जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं सबका अपना अपना काम है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इनके बारे में कि इनका प्लांट में क्या क्या रोल होता है। तो ऑप्शन में जिब्रेलिन था, उसका तो बताया ही था कि जिब्रेलिन क्या है? प्लांट हार्मोन है, ठीक है। GA3 जो होता है इसको GA3 के नाम से भी जाना जाता है।
ये 3। अब ये प्लांट हार्मोन क्या करता है, ये प्रमोट करता है स्टेम इलॉन्गेशन, जैसे कि क्वेश्चन में था, सेल डिवीजन, और साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दे स्टिमुलेट सेल इलॉन्गेशन इन स्टेम बाय प्रमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। ये क्या करता है, एंजाइम की सिंथेसिस में क्या करता है, उन्हें प्रमोट करता है, जिस वजह से क्या होता है, सेल में इलॉन्गेशन होता है, मतलब सेल क्या होता है, बढ़ता है। और दैट ब्रेक डाउन सेल वॉल कंपोनेंट्स अलाउइंग सेल टू एक्सपैंड। और जो कि कौन से हार्मोन्स कौन से एंजाइम को सिंथेसिस करता है, मतलब कौन से एंजाइम को बनने में मदद करता है, ये वो एंजाइम को बनने में मदद करता है जो क्या करते हैं, जो सेल वॉल को तोड़ देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, सेल को फैलने का मौका मिल जाता है, जो कि क्या अलाउ करता है, सेल को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन ऑल्सो प्ले अ रोल इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। देखिए भाई, सीड डोरमेंसी मैंने आपको बताया था पहले भी कि सीड डोरमेंसी क्या होता है, इनएक्टिव कंडीशन होती है किसी भी सीड की, समझ में आया। तो ये उसको ब्रेक डाउन करने में काम आता है, साथ ही साथ प्रमोट करता है फ्लावरिंग, ये भी फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ रेगुलेट करता है वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेसेस इन प्लांट्स। अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस में भी ये क्या करता है, अहम रोल निभाता है प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं, हमारा जो सेकंड ऑप्शन क्या था, एब्सिसिक एसिड। सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हम क्या करता है, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में प्लांट की में काम आता है, जैसे कि सीड डोरमेंसी, स्टोमेटा क्लोजर, और साथ ही साथ स्ट्रेस का रिस्पॉन्स करने में ये मदद करता है। मतलब ये कि देखिए, ये तो सीड डोरमेंसी ब्रेक डाउन करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड डोरमेंसी बनाए रखता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो स्टोमेटल में ओपनिंग होती है, स्टोमेटल क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, वो बंद होते हैं, खुलते हैं, ये क्या करता है, उनको क्लोज कर देता है, स्टोमेटल क्लोजर का काम भी करता है, साथ ही साथ क्या करता है, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स भी करता है। इट इनहिबिट सेल इलॉन्गेशन, ये सेल को इलॉन्गेशन मतलब सेल को फैलने से या सेल को बढ़ने से रोकता है, साथ ही साथ एंड इलॉन्गेशन एंड ग्रोथ बाय प्रमोटिंग द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए भाई, स्टोमेटा जब बंद हो जाएगा, जब हमारी सांस ही नहीं आएगी, तो हम क्या ग्रोथ करेंगे, हम तो कुछ ग्रोथ नहीं करेंगे, उल्टा हम तो मर जाएंगे वहां पे। ठीक वही काम एब्सिसिक एसिड का होता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, सेल की जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, साथ ही साथ जो क्या होता है, रुक जाती है, सेल में इलॉन्गेशन नहीं होती है, सेल बढ़ता नहीं है। रिड्यूसिंग वाटर स्ट्रेस, रिड्यूसिंग वाटर लॉस। अब जब स्टोमेटा जब बंद हो जाता है, एक मिनट इसको मेरे इस कर लेगा, फिर अपना पेन ये क्या करता है, स्टोमेटा की जब ओपनिंग जो होती है, स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें जब बंद कर देता है, तो उस जब देखिए जब पोर ही बंद हो जाएंगे तो उसमें से पानी कैसे निकलेगा, प्लांट में से पानी उसी के थ्रू तो निकलता है जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, उन्हें क्लोज कर देता है, जिस वजह से वाटर लॉस कम हो जाता है, जिस वजह अब इसी वजह से क्या करता है, ये सूखे को भी झेल सकता है, लेकिन ये क्या करता है, एंड इंड्यूसिंग डोरमेंसी इन सीड, सीड की जो डोरमेंसी होती है, इनएक्टिव स्टेज जो होती है, उसको ये क्या करता है, बढ़ावा देता है इन अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जिसमें कि प्लांट सरवाइव करने में उसे दिक्कत होगी, उस कंडीशन में क्या करता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ा देता है, या सीड डोरमेंसी को भी क्या करता है, एनहेंस करता है। और जिस वजह से क्या होता है, जैसे कि अब वो अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि सूखा पड़ना या सैलिनिटी हो जाना, ठीक है। तो ये तो रोल मैंने आपको समझाया इथाइलिन का। देखिए सबका रोल अलग अलग है और सबका ही रोल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो इसका काम चल जाएगा, ये हार्मोन नहीं होगा तो इसका, नहीं, सबका अपना अपना काम होता है और सबका काम भी इंपॉर्टेंट होता है। एब्सिसिक एसिड का भी काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं हम इथाइलिन की। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन ही ऐसा एक हार्मोन है जो कि क्या है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है प्लांट में। इथाइलिन इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में बहुत अलग अलग तरीकों से ये क्या करता है, हेल्प करता है,
उनकी डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि क्या, फलों को पकाने में, फ्रूट राइपनिंग में बहुत काम करता है। साथ ही साथ लीफ एब्सिजन, मतलब पत्तियां जो झड़ जाती हैं उसमें भी इथाइलिन का रोल होता है। साथ ही साथ रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को। इन्वायरमेंट में मान लीजिए कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है या कोई स्ट्रेस आता है, उसको क्या करता है ये, वो कर देता है, स्ट्रेस को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, कहीं ना कहीं उसको कम करने की भी कोशिश करता है। इट प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, ये क्या करता है, स्टेम जो तना होता है उसको बढ़ने में मदद करता है। और फ्रूट राइपनिंग मैंने आपको बताया ही था, फ्रूट राइपनिंग बाय सेल एक्सपेंशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सेल। सेल को क्या करता है, सॉफ्ट होने में भी मदद करता है। आप देखिए जब सेल जो सॉफ्ट होंगे तभी तो जो क्या होगा, फल जो होगा वो क्या हो पाएगा, मीठा हो पाएगा या फिर नरम हो पाएगा। ठीक है। इथाइलिन ऑल्सो रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू मैकेनिकल स्ट्रेस एंड पैथोजन अटैक। इथाइलिन क्या करता है, साथ ही साथ क्या, मैकेनिकल स्ट्रेस जो होते हैं उनको, और साथ ही साथ पैथोजन का जो अटैक होता है उसको भी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन क्या है, आर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन वो प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, शूट प्रोलिफरेशन को, और साथ ही साथ डिले करता है सेनिसेंस। सेनिसेंस क्या होता है, सेनिसेंस होता है जब पौधे की मृत्यु हो जाती है, जब वो क्या होता है, वो ग्रो कर जाता है और उसकी जितनी भी स्टेजेस होती है, लाइफ की स्टेजेस होती है, वो जब कंप्लीट हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है। तो ये जो साइटोकाइनिन है उसको क्या करता है, डिले करता है। देखो मरना तो सभी को ही है, आज नहीं तो कल, तो ये क्या करता है, उस चीज को बस थोड़ा डिले कर देता है, उसको क्या कर देता है, प्लांट में डिले कर देता है। दे स्टिमुलेट द ग्रोथ, मतलब एक तरीके से प्लांट को जवान बनाए रखने की या फिर यंग बनाए रखने की कोशिश करता है ये हार्मोन साइटोकाइनिन। दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ करवाता है, साथ ही साथ लीड करता है ब्रांचिंग में, जो टहनियां होती हैं उनको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, और प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू शूट्स एंड न्यू रूट्स। जो नई शूट्स होते हैं, देखिए जो लैंड से ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का वो तो शूट होता है, जो अपने जो जमीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो प्लांट का क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो ये क्या होता है, ये नए रूट और नए शूट्स की फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साइटोकाइनिन ऑल्सो प्ले अ रोल इन न्यूट्रिएंट अपटेक, न्यूट्रिएंट अपटेक में भी मदद करता है, और क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में भी अपना बहुत अच्छा रोल अदा करता है, और रेगुलेट करता है प्लांट को इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। ठीक है, तो समझ में आया, ये मैंने आपको बताए 4 जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे उनके बारे में, जो कि हमें ऑप्शंस में दे रखे थे। वैसे तो अभी रह रहे हैं, अभी ऑक्सिन भी है इसके में भी। कभी हम क्या करेंगे इसका एक वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप इस बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या है हमसे, वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी। ऐसी कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कि जो पौधा होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। किसको, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज बनाता है। पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा से ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा। अच्छा, यहाँ तो आंसर ही बता दिया, क्या कहा जाता है, ये तो मैंने हिंदी में आंसर ही बता दिया, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस होती है जिसमें कि प्लांट क्या करता है, लाइट एनर्जी की मदद से क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है केमिकल, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, और क्या बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, पॉलिनेशन है। तो चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला तो आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया,
फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? दिस इज द प्रोसेस जिसमें कि प्लांट यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज मतलब क्या, उपयोग करता है लाइट एनर्जी को, और क्या करता है, कन्वर्ट करता है कार्बन, एक तो लाइट एनर्जी का यूज करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करता है, किस क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज को। उन देखो लाइट एनर्जी का यूज करेगा प्लांट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा, पानी का यूज करेगा, और क्या बनाएगा, बनाएगा ग्लूकोज, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, प्राइमरली इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मतलब जो पत्तियों में हरा भाग होता है उसमें ये प्रोसेस होती है, या फिर ये कहो जो हरी पत्तियां होती हैं या हरे पौधे होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसमें कि प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज। अब भाई देखो फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और क्या निकलती है, जिस वजह से उसमें से निकलती है एनर्जी, जो कि एनर्जी हमें क्या करती है, जो एनर्जी हमें चलाने में या फिर हमारी एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करती है, उनको करने में। इन प्लांट्स रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है प्लांट में वो कहाँ होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। वेयर ग्लूकोज इज, जहां पे ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी क्या फुल फॉर्म होती है, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, और क्या वो बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। समझ में आया कि प्लांट जो होते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, पहली बात तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है जिसमें कि क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। पौधों में वो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो जो ग्लूकोज होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी कहते हैं, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की, जो कि है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट क्या करता है, लूज कर देता है वाटर को, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। अभी मैंने आपको बताया था ना, स्टोमेटा जो स्मॉल ओपनिंग होती है प्लांट में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, क्लोज होती है, ओपन होती है, जिस वजह से, जिसके थ्रू क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है, साथ ही साथ जो होता है पानी भी उसमें से निकलता है, मतलब पानी जो होता है वो लूज निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जब प्लांट क्या करता है, पानी को लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। जब स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, उस पानी को लूज कर देता है, खो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन प्लांट। अब ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब हमें पसीना आता है, हमें पसीना क्यों आता है, हमें पसीना इसलिए आता है ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हीट अप हो चुका है, हम लोग उसको क्या कर सके, कूल डाउन कर सके। ठीक उसी प्रकार से पौधों में भी यही होता है। पौधों में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ये काम करता है, जो स्टोमेटा में से वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स निकलती हैं, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं प्लांट्स का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में। साथ ही साथ जो वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक है, जो जड़ों में से मिट्टी में से जो जड़ें हैं, वो जड़ों में से जो मिट्टी है, अरे क्या बोलेंगे इसको, जो मिट्टी में जो जड़ें हैं वो क्या कर सकती हैं, न्यूट्रिएंट को और पानी को अपटेक इजीली कर पाएं, इसके लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का। अब हम बात करते हैं, इसमें एक और ऑप्शन दे रखा था पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन जैसे कि हम सबने पढ़ा है कि पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ ऑर्गन मतलब क्या, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, वो होता है एंथर। और कहाँ ट्रांसफर करना होता है, टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, जो कि चिपचिपा होता है। पोलन ग्रेन जब एंथर से, क्योंकि वो एंथर पे बनते हैं, जब एंथर से ट्रांसफर होके किस पे जाता है, स्टिग्मा पे जाता है।
स्टिग्मा नाम से पता चल रहा है कि स्टिकी चीज है, वो क्या करता है वहां पे चिपक जाता है। अब इसी ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा वाइटल स्टेप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो जीव या जो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज होते, मतलब जिनके वजह से इनको क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर बोलते हैं। जो पोलन ट्रांसफर होता है जिसके थ्रू, अब अपने आप उड़ के तो जाएगा ना किसी थ्रू तो पहुंचेगा ही वो। तो या तो बीज या फिर बटरफ्लाइज के थ्रू, अलग अलग जो रीजंस होते हैं, वो मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को। लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, जो कि क्या करता है, ओव्यूल्स जो होते हैं उन्हें फर्टिलाइज करता है, जिस वजह से क्या बन पाते हैं, बीज बन पाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको ये जो चारों ऑप्शंस पीछे दे रखे थे वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम क्या पूछता है हमसे, फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिज्म की which of the soil organism is responsible for fixing atmospheric nitrogen, मतलब इनमें से कौन सा atmospheric nitrogen into a form usable by plants। देखिए नाइट्रोजन बहुत है हमारे एटमॉस्फेयर पे, लेकिन क्या है सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसको क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूजेबल फॉर्म में, जिसके थ्रू क्या कर सके, प्लांट उसको यूज कर सके। तो जो सॉइल, वो कौन सा सॉइल ऑर्गेनिज्म है, मतलब मिट्टी में मौजूद वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ये काम करता है, क्या काम करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ फॉर्म विच इज यूजेबल बाय प्लांट्स, जो कि प्लांट के लिए यूजेबल हो। इनमें से कौन सी भूमि जीवों की जिम्मेदारी होती है जो परिणामी रूप से पौधों द्वारा उपयोगी रूप में वायवीय नाइट्रोजन को सुधारते हैं, बताइए। ऑप्शन ए है हमारा अर्थवॉर्म, ऑप्शन बी है राइजोबिया बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है हमारा नीमाटोड, माइकोराइजल फंगाई, और डी है हमारा नीमाटोड। बताइए इन चारों ऑप्शन में से विच वन इज द करेक्ट वन। सो द करेक्ट आंसर इज राइजोबिया बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये वो सॉइल ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। चलिए अब हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो आता है भाई अर्थवर्म, केचुआ। अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल को ड्वेल करते हैं, सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मिट्टी को खोदते रहते हैं। दैट बिलोंग टू द क्लास ओलिगोएक्टा इन द फाइलम एनिलिडा। कौन से फाइलम में आते हैं, एनिलिडा में आते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, सॉइल हेल्थ के लिए और साथ ही साथ इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए बाय बुरोइंग थ्रू द सॉइल। इसलिए क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इकोसिस्टम का होता है उसे मेंटेन करके रखते हैं और सॉइल की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। अब इनके खोदने से क्या होता है, देखो भाई सबसे पहले तो इनका जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, जब ये मिट्टी में वो खोदते रहते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत बढ़िया कर देते हैं। अब जब मिट्टी को खोदते हैं तो उसमें क्या होते हैं, गैप बन जाते हैं, जिस वजह से वहां पे एयर अंदर से बाहर आराम से आ जा सकती है। तो सॉइल में एरेशन जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक कर देते हैं, साथ ही साथ जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करते हैं, और साथ ही साथ वाटर इन्फिल्ट्रेशन में भी ये क्या करते हैं, मतलब जो पानी होता है वो नीचे जाता है उसमें भी ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। अर्थवर्म आल्सो हेल्प इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में भी बहुत अहम रोल होता है इनका। साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं सॉइल में, ये तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, प्लांट जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को छोड़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। इसलिए अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है, फार्मर का, किसान का दोस्त भी होता है अर्थवर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है
ये ग्रुप है एक सॉइल बैक्टीरिया का जो कि क्या करते हैं सिम्बायोटिक। अब मैंने आपको पिछली क्लास में रिलेशनशिप में भी बताया था, जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं किसके साथ, पौधे के साथ। जैसे कि लेग्यूम्स, जैसे कि हमारी जो दलहन फसलें होती हैं मटर की, बीन्स की, ठीक है। दीज बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं रूट नोड्यूल के पास में ऑफ होस्ट प्लांट, और क्या करते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं रिलेशनशिप में। मतलब दोनों तरफ से क्या होता है, दोनों पार्टनर्स को क्या होता है, फायदा होता है इसमें। In exchange for carbohydrate from the plant, rhizobium bacteria fix atmospheric nitrogen gas। अब दोनों में कैसे फायदा होता है एक दूसरे को, देखो भाई दोनों में सबसे पहले फायदा तो भाई ये होता है। अब क्या होता है, देखो प्लांट इनको रहने के लिए जगह देता है, इनको क्या देता है, खाने के लिए देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। अब ये बदले में प्लांट के लिए, अब ये पूछते हैं भाई हम क्या करें आपके लिए, तो ये क्या करते हैं प्लांट के लिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। जो नाइट्रोजन में जो है N2 है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो अमोनिया क्या होता है, दिस अमोनिया कैन देन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन that can utilize for plant growth such as ammonium NH4 plus and nitrate NO3 minus। मतलब ये कि ये क्या करते हैं, अब जो देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या करा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या करा, उसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। अब वो अमोनिया क्या करता है, प्लांट कन्वर्ट कर लेता है किसके लिए, अपने फायदे के लिए। क्या बना देता है उन्हें, अमोनियम बना, अमोनिया का क्या बन जाएगा, अमोनियम बन जाएगा, या फिर नाइट्रेट बना लेता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो इसमें दोनों को फायदा है भाई, राइजोबियम को खाने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, कॉलोनी बनाने के लिए मिल रही है उनसे। तो बदले में ये क्या करता है, प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके देता रहता है। अब हम बात करते हैं माइकोराइजल फंगी के बारे में। माइकोराइजल फंगी मैंने आपको जो लास्ट क्लास है उसमें भी बताया था कि ये भी क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है प्लांट की रूट के साथ, ठीक है। ये भी एक फंगाई है जो कि क्या करता है, ये एक रिश्ता होता है पौधे के बीच में और इनके बीच में, ठीक है। ये क्या करता है, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, जो इफेक्टिव रूट एरिया होता है प्लांट का उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट बहुत ज्यादा एरिया में तक जाकर पानी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, पानी को, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन को भी क्या करता है, ये अब्सॉर्ब करने में काम करता है मिट्टी से। और इन रिटर्न क्या मिलता है भाई, फंगी तो ये काम कर रहा है कि भाई उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा है रूट का, जिस वजह से क्या हो रहा है, सॉइल में जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं और जो भी अपने नाइट्रोजन फॉस्फोरस है उनको ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर पा रहा है प्लांट। लेकिन बदले में जो फंगी को क्या मिलता है, फंगी को क्या मिलता है, खाने के लिए मिलता है प्लांट की तरफ से, कार्बोहाइड्रेट मिलता है फ्रॉम द प्लांट। Mycorrhizal association are essential for growth and health of many plant species, especially in nutrient poor soil। मतलब ये बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं, खासकर उन मिट्टी में जिस मिट्टी में क्या होता है, सॉइल चूंकि न्यूट्रिएंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी होती है। अब हम बात करते हैं नीमाटोड्स की। तो भाई नीमाटोड्स का क्या है, नीमाटोड्स वो होते हैं राउंड बॉम्ब्स जैसे होते हैं, इन्हें राउंड बॉम्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट दीजिएगा, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इरेजर से, इरेज कर। हम लेंगे अपना पेन और हम कंटिन्यू करेंगे। अब राउंड वॉर्म्स के नाम से इन्हें जाना जाता है और बहुत ही डाइवर्स ग्रुप ऑफ होता है ये वॉर्म्स का, कीड़ों का, बिलोंगिंग टू द फाइलम निमाटोडा। कौन से फाइलम में फॉल करते हैं, निमाटोडा, ठीक है। While some nematodes are free living, कुछ nematodes होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि जो बाकी जो होते हैं एंड प्ले बेनिफिशियल रोल इन सॉइल इकोसिस्टम, सॉइल इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, और साथ ही साथ कंट्रोल करते हैं किसको, पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो और ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए उसको भी कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को। अदर आर प्लांट पैरासाइट्स, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, जो कि प्लांट की जो जड़ें होती है उनको क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं।
मतलब ये कुछ निमाटोड ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, लेकिन कुछ निमाटोड ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को बर्बाद कर देते हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि उन्हें जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी में होते हैं तो जड़ों पे सबसे पहले हमला करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। अब प्लांट पैरासाइटिक निमाटोड क्या क्या खाते क्या है, वो किस पे रहते हैं, प्लांट के टिश्यूज को खा जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक जो साइकिल है वो क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है, और वाटर बैलेंस भी क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, विच कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ ना होना, ग्रोथ का रुक जाना। विल्टिंग मतलब होता है प्लांट का झुक जाना, और साथ ही साथ जिस वजह से क्या होता है, ईल्ड में लॉसेस हो जाता है, क्रॉप्स की जो क्रॉप्स में जो उगाया हुआ है हमने, जो भी क्रॉप्स की जो ईल्ड है हमारी, वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं निमाटोड्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये चारों को बहुत एक्सप्लेन करा अपनी तरफ से बहुत 100%। अगर आपको इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आखिर स्टोमेटा का। पहले हम पेन ले लेते हैं, ये रहा हमारा पेन, ठीक है, कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स लीफ, कि पौधों की पत्तों में स्टोमेटा का प्राथमिक कार्य क्या होता है। अब हमें ये चार काम दे रखे हैं, अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस, रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट टू द रूट्स। अब आपको क्या दे रखेंगे, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप बताइए कि इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। हमें बताना है कि स्टोमेटा का प्राइमरी रोल, जो मेन जो रोल होता है, जो प्राथमिक रोल, क्या जो पहला काम क्या होता है पौधे में, बताइए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जो कि है रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज। मतलब पानी, पहला ऑप्शन था कि भाई पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा मिट्टी से, ये काम होता है, या फोटोसिंथेसिस में काम होता है इसका, या फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट टू द रूट्स तक न्यूट्रिएंट पहुंचाना, क्या इसका काम होता है, या फिर गैसेस को एक्सचेंज करना, इसका प्राथमिक रोल होता है गैसेस को आपस में एक्सचेंज करना होता है एनवायरमेंट से और खुद में। तो जानते हैं अब ये स्टोमेटा क्या होता है। देखिए मैंने इसको, जैसे कि अब मैंने इसमें आपको डायग्राम में दिखा सकता हूं मैं कि कैसे स्टोमेटा छोटी सी क्या होती है ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, ये और ये गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, ओपन स्टोमेटा होता है, और ये है क्लोज स्टोमेटा की पिक। क्या है ये, क्लोज स्टोमेटा की पिक है ये, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, गार्ड सेल है जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं, बीच में क्या होता है अपना स्टोमेटा, क्या पोर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं या फिर बंद हो जाते, सॉरी ओपन होते हैं या फिर क्लोज हो जाते हैं। अब जानते हैं हम स्टोमेटा के कुछ रोल्स के बारे में। देखिए स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सरफेस ऑफ द प्लांट लीव्स एंड स्टेम्स। प्लांट्स और स्टेम्स की जो प्लांट लीव्स और जो स्टेम्स है उनकी सरफेस पे पाए जाते हैं। अब ये कहाँ होते हैं, अंडर साइड, नीचे होते हैं, मतलब तले की तरफ होते हैं। देखो ये पीछे के साइड का हुआ है, जो लीव्स के नीचे की तरफ का पोर्शन है ये, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ होते हैं, अंडर साइड होते हैं, ठीक है। These microscopic opening play a several essential role in plant physiology. प्लांट के कई सारे प्रोसेसेस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहला रोल तो हमने पहले ही बताया आपको कि गैस एक्सचेंज इसका सबसे प्राइमरी रोल होता है। ये क्या करता है, जो स्टोमेटा है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और प्लांट के बीच में क्या करता है, ये गैस एक्सचेंज का काम करता है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में भी स्टोमेटा ही जो होता है अलाउ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने के लिए, और ताकि वो लीफ में क्या कर सके, एंटर हो सके, ताकि उसका यूज किस में हो सके, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में हो सके। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज रिलीज थ्रू स्टोमेटल पोर्स। अब क्या होता है, देखो
वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्जॉर्व कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या होता है, जो भी चीज निकलने वाली होती है, निकालना जो होता है ना, वो काम स्टोमेटा की ओपनिंग से ही होता है। अब जो भी आपके शरीर में से कोई चीज निकलेगा वो ओपनिंग के थ्रू ही तो निकलेगा, बंद जगह से तो कुछ नहीं निकलता है। ठीक वैसे ही ये क्या करते हैं, ये प्लांट में ओपनिंग्स होती है जो कि क्या करती है, गैसेस को, चाहे वाटर वेपर हो, उन सबको क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। अब ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब जब उसको, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होगा, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में। अब जब वो फोटोसिंथेसिस के लिए जब यूज होगा, तो जब वो यूज होगा तो क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को वहां से उसी पोर में से निकालने का भी काम यही करता है। तो ये तो रहा काम गैस एक्सचेंज का। सबसे पहला काम तो हो गया हमारा स्टोमेटा का गैस एक्सचेंज का। ठीक है, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, वाटर लॉस का भी काम करता है। मतलब क्या, पानी इसी में से ही निकलेगा, इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या निकलता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंट होती है भाई। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आता है ये। ठीक है, जब स्टोमेटा ओपन होता है, खुला हुआ होता है, तो ये क्या करता है, CO2 को लेने का काम करता है। साथ ही साथ वाटर वेपर भी इसी के थ्रू निकलती है पत्तियों में से एनवायरमेंट में। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है मेंटेन द प्लांट इंटरनल वाटर बैलेंस। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही जो इंटरनल वाटर बैलेंस है वो मेंटेन रहता है प्लांट्स में। समझ में आया। अब कोई भी प्लांट है, वो चीज लिए जा रहा है पर उसको निकाल नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट अपटेक, मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है उसके लिए, और प्लांट को कूल रखने का काम भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही करती है। कूल द प्लांट थ्रू इवेपोरेटिंग कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू ये क्या करता है, प्लांट का मेंटेन करता है टेम्परेचर को। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर लॉस। अब ये क्या करता है, पानी का जो लॉस होता है वो भी इसके थ्रू ही होता है। स्टोमेटा कैन ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी के थ्रू, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर है, या कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के, ये क्या है, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा या तो ओपन रहता है या फिर क्लोज रहता है। दिस रेगुलेशन अलाउ प्लांट टू कंजर्व वाटर ड्यूरिंग टाइम ऑफ ड्राउट। अब यही कारण, इन्हीं वजह से क्या होता है, इसी रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, पानी को ये बचाता भी है जब क्या होता है, सूखा पड़ता है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्लोजिंग द स्टोमेटा पोर्स टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है, समय आने पे अपने पोर्स को बंद भी कर लेता है स्टोमेटा, जिस वजह से क्या होता है, इसमें से वाटर लॉस नहीं होता है। जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है या फिर सूखे की स्थिति होती है। अब हम यही सेम है, फोर्थ भी यही है, कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर आर रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है या फिर क्लोजनिंग होती है, खुलता है या बंद होता है, वो क्या किसके थ्रू होता है, उसकी जो स्पेशलाइज्ड एक सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखिए गार्ड सेल्स है ये। ठीक है, एक गार्ड सेल ये है, एक गार्ड सेल ये है। ये क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या तो स्टोमेटा ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। ठीक है, और जो ये हर स्टोमेटा के आसपास होते हैं, विद सराउंड ईच स्टोमा। ठीक है, व्हेन गार्ड सेल स्वेल विद वाटर, जब गार्ड सेल पानी की वजह से सूज जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे बो आउटवर्ड्स ओपनिंग द स्टोमेटल पोर्स। कन्वर्सली व्हेन दे लूज वाटर दे बिकम फ्लैसिड एंड क्लोज द पोर्स। अब क्या होता है, जब ये फूले हुए होते हैं तो ये अलग अलग रहते हैं। देखिए अब ये फूले हुए हैं तो क्या है, पोर ओपन है, लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो ये क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, जो ये जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जिस वजह से इसमें से वाटर लॉस नहीं होता है, प्लांट में वाटर लॉस नहीं होता है। दिस डायनेमिक रेगुलेशन अलाउ प्लांट्स टू ऑप्टिमाइज गैस एक्सचेंज व्हाइल मिनिमाइज वाटर लॉस। इसी वजह से क्या होता है, जो वाटर लॉस कम हो जाता है, और लेकिन जो गैस एक्सचेंज है वो होता रहता है। तो ये तो मैंने आपको बताया रोल्स स्टोमेटा के। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है,
कि व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन इट्स जीनोटाइप एंड द एनवायरनमेंट, कि उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जो अभी मैं आपको हिंदी में एक बार पढ़ के बताता हूँ इसको पहले, कि जो जैविक अंग गुण या लक्षण होते हैं जो किसी प्रजाति के जीनोटाइप या फिर पर्यावरण के बीच के अंतरक क्रिया से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है। मतलब ये कि वो चीज जो प्लांट्स में हम देख सकते हैं, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे ए फिनोटाइप, फर्स्ट ऑप्शन इज फिनोटाइप, सेकंड ऑप्शन इज जीनोटाइप, थर्ड वन इज एलील एंड द डी इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ई और लगा दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम। आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। फिनोटाइप बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, अलील बोलते हैं या क्रोमोसोम बोलते हैं, बताइए। तो करेक्ट आंसर है इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब जानते हैं इन सब के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। फिनोटाइप होता है द रेफर टू द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं प्लांट का, ठीक है, विच आर रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इट्स जीनोटाइप एंड द एनवायरमेंट, जो कि क्या होता है, रिजल्ट होता है किसका, इंटरेक्शन का, किस किस का, जीनोटाइप और एनवायरमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसके रिजल्ट को, वही उसी का ही रिजल्ट फिनोटाइप होता है। अगर जीनोटाइप में कोई दिक्कत है या एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसका सीधा सीधा असर हमें फिनोटाइप, मतलब हम उसको प्लांट पर देख सकते हैं। These traits can be physical feature। अब ये ट्रेट क्या हो सकते हैं, या तो फिजिकल फीचर हो सकता है, क्योंकि भाई फिजिकल कोई भी चीज को हम देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, तो ये फिनोटाइप है, ठीक है। बिहेवियर प्लांट का या फिर अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन ट्रेट्स को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेफर टू इट्स जेनेटिक मेकअप। अब हम किसी के जीन्स तो नहीं देख सकते, हम किसी का रंग देख सकते हैं, किसी के फूल का, मान लें हम पौधों को लेके चलते हैं तो पौधों में हम किसी के पौधों की पत्तियों का रंग देख सकते हैं, पौधों की पत्तियों का टेक्सचर को हम महसूस कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी हाइट को देख सकते हैं, और उसकी जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो देख सकते हैं। तो ये क्या है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के जीन्स को देख नहीं सकते। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम नहीं देख सकते, जो कि क्या होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, किसी के जीन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, फिनोटाइप के पीएच का मतलब हुआ फिजिकल, जीनोटाइप का जीएन हो गया भाई जेनेटिक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और द कंप्लीट सेट ऑफ जीन इट्स पोजेस, ठीक है, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर उसका कंप्लीट सेट जीन्स का, उसको क्या बोलते हैं, हम जीनोटाइप बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जो कि क्या होती है, इनहेरिट होती है, मतलब अपने उसके मम्मी पापा से उसके बच्चे में गया, बच्चे से उसके बच्चे में गया, तो ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। इंक्लूडिंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स, जिसमें कि क्या होते हैं, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव अलील्स होते हैं ईच जीन के, वो भी क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं। अब ये अलील क्या होता है, एन अलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन जो कि अराइज होता है बाय म्यूटेशन एंड इज फाउंड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये कहाँ मिलता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है क्रोमोसोम की, ये वहां मिलते हैं, ठीक है। अलील कैन बी ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव, जो एलील्स होते हैं या तो डोमिनेंट होंगे या तो राज करेंगे, या फिर रिसेसिव होंगे या फिर दबकर रहेंगे, दो तरीके के एलील है, ठीक है। एंड डिटरमाइन, जिस वजह से क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, जिस वजह से जो ऑर्गेनिज्म का अगर ट्रेट है, जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या करते हैं, निकल के आते हैं। जो रिसेसिव होगा वो कैरेक्टरिस्टिक दब जाएगा। मान लीजिए प्लांट है,
एक प्लांट का सीड बहुत ज्यादा अच्छा आता है, एक प्लांट का सीड अच्छा नहीं होता है, मतलब सीड प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए जो हम दोनों में क्रॉस कराते हैं, अगर जिस प्लांट का सीड अच्छा है, अच्छी तरीके से हो रहा है, उसके जो एलील्स हैं वो क्या है, डोमिनेंट है, तो जब हम उसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो वो चीज क्या होगी, दूसरे उसके जो आगे जनरेशन होगी उसमें भी वो चीज दिखेगी, उनके भी सीड्स काफी अच्छे होंगे। वहीं अगर किसी भी उसका डोमिनेट जो मान लीजिए किसी के सीड्स अच्छे हो रहे हैं, किसी के सीड्स अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है अच्छा, उनमें क्रॉस होता है, तो जिनके सीड्स अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं उनके जीन्स अगर डोमिनेंट है तो क्या होगा, आगे की जितनी भी जनरेशन आएगी उनके भी सीड्स क्या होंगे, अच्छी तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक निकल के नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, दब जाएगा। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, राज करना, ठीक है। और रिसेसिव क्या होता है, दब के रहना। तो जो दब जाता है कैरेक्टरिस्टिक वो होता है रिसेसिव, जो क्या होता है, निकल के आता है, जो दिखता है वो होता है डोमिनेंट। जो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा मतलब समझ लो कि वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट था। और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। और कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में भाई, यूकैरियोटिक सेल्स में। कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। ये क्या रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इनमें, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स के फॉर्म में क्या रखते हैं ये लोग, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो हमारे मान लीजिए माता पिता में जो करेक्टरिस्टिक है वो हम में आ गए, तो ये सब इन्हीं की वजह से, क्रोमोसोम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक वैसे ही पौधों में होता है। तो मैंने आपको समझाया ये सब करेक्टरिस्टिक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमें नीचे डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो क्या कहलाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है प्रोटीन का, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है किस लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। उपरोक्त पोषक तत्वों में से कौन सा आमतौर पर प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है और पौधों के विकास और विकास के लिए आवश्यक है, बताइए। ऑप्शन ए है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हमारा फास्फोरस, ऑप्शन सी है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन डी है हमारा कैल्शियम, बताइए। So the correct answer is nitrogen. Nitrogen is the correct answer. ठीक है, नाइट्रोजन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है प्रोटीन का, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये पूछता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग प्लांट टू आउटडोर कंडीशन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग देम इनटू द फील्ड। किसी प्रक्रिया के लिए शब्द है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि पौधों को खेत में लगाने से पहले धीरे धीरे बाहरी मौसमों की शर्तों में से परिचित किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है हमारा हार्डनिंग ऑफ, बी है हमारा प्रिकिंग आउट, सी है हमारा इम्बाइबिशन, डी है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन, बताइए। देखिए क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। मान लीजिए हमने एक नर्सरी लगाई, नर्सरी से हमें प्लांट को कहाँ ले जाना है, फील्ड में ले जाना है, लेकिन फील्ड में ले जाने से पहले हम उन्हें क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, फील्ड में रखते हैं या फिर ऐसी जगह पे रखते हैं जो कि खुला एरिया होता है, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता है, वहां पे हम रखते हैं ताकि धीरे धीरे पौधों को आदत हो जाए बाहर के एनवायरनमेंट की या फिर फील्ड के एनवायरनमेंट की, क्योंकि अभी तक तो वो नर्सरी में है। अब देखिए नर्सरी के बच्चे को अब अगर डायरेक्ट आप 5th में बिठा दोगे तो क्या वो पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे उसकी क्लास बढ़ाओगे तभी तो वो क्या कर पाएगा, उस चीज में जा पाए, उस क्लास में जा पाके उसका एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। ठीक वैसे ही जब हम नर्सरी लगाते हैं तो प्लांट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं,
बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, और क्योंकि हम लोगों के अंडर होते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, जिस वजह से वो आराम से रह लेते हैं। लेकिन जब उन्हें बाहरी दुनिया दिखाई जाती है या बाहरी फील्ड में ले जाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे अगर तो आप एकदम से लगा दोगे तो वो क्या होंगे, एकदम से क्या होंगे, मर जाएंगे वो लोग, वो क्या करेंगे, वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, उन्हें धीरे धीरे क्या करते हैं, फील्ड की आदत डलवाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो वहां पे फील्ड में आराम से सरवाइव कर पाए। तो इनमें से जो ये प्रोसेस, चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ। क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट वन। तो चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। हार्डनिंग ऑफ क्या होता है? ग्रेजुअली एक्लिमेटिंग सीडलिंग्स मतलब क्या होता है कि जो आपने नर्सरी लगाई है, जो आपके छोटे छोटे पौधे हैं, उनको क्या कर रखे हैं, उनको ढालना, उनको क्या करना, ढालना, ठीक है, बाहर की कंडीशन में। और प्लांट ग्रोन इंडोर और इन अ ग्रीन हाउस टू आउटडोर कंडीशन, बाहर की कंडीशन में उन्हें क्या करना, ढालना, उसको क्या बोलते हैं? It involved exposing them to the outdoor elements such as sunlight. उन्हें बाहर के जो एलिमेंट्स है उनसे अवगत कराया जाता है, जैसे सनलाइट है, विंड है, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर बाहर का कई बार बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है, तो उसकी धीरे धीरे इन्हें आदत डलवाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले। समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं हम? हार्डनिंग ऑफ बोलते हैं। प्रिकिंग आउट को क्या बोलते हैं? प्रिकिंग आउट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग फ्रॉम अ सीड ट्रे। ये क्या है? प्रिकिंग आउट प्रोसेस है ट्रांसप्लांटिंग करना सीडलिंग की सीड ट्रे से या फिर कंटेनर से इनटू अ इंडिविजुअल पॉट और सेल टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर ग्रोथ। प्रिकिंग आउट मतलब क्या होता है? किसी भी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना किसी बड़े पॉट में या गमले में या फिर बड़े सेल में, ताकि क्या हो, वहां पे उसे ज्यादा स्पेस मिल सके ग्रोथ के लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रिकिंग आउट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इम्बाइबिशन की। इम्बाइबिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। इसमें क्या होता है, जो सीड होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, जिस वजह से वो क्या होता है, सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है, और एंड बिकम हाइड्रेटेड। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इम्बाइबिशन बोलते हैं, और ये जर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्ट्रेटिफिकेशन भी आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये भी एक टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है ताकि आप क्या कर सके, सीड को क्या कर सके, सीड एक्सपीरियंस कर सके ड्यूरिंग विंटर बाय सब्जेक्टिंग देम टू कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन फॉर अ सर्टेन पीरियड, जिस वजह से क्या हो, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन कर सके और सीड में जर्मिनेशन को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सकें। तो ये तो रहा स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड लूजनिंग कॉम्पैक्टेड सॉइल टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड एरेशन। कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कि हम मिट्टी को तोड़ते हैं या फिर ढीली करते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट जो वो मिट्टी होती है उसको ढीला करते हैं ताकि इंप्रूव हो सके सॉइल स्ट्रक्चर, या और उसकी सॉइल का जो एरेशन है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। बताइए, आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए मल्चिंग, बी टिलिंग, सी लाइमिंग या डी फैलोइंग। बताइए विच वन इज द करेक्ट वन? जमी हुई मिट्टी को टूटने और धीमी करने की प्रक्रिया को मिट्टी की संरचना और वायुमंडल में सुधार के लिए क्या कहा जाता है? बताइए। तो जो करेक्ट आंसर है, उस करेक्ट आंसर है टिलिंग। टिलिंग इज द करेक्ट वन। टिलिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए जानते हैं अब आगे इनके बारे में। मल्चिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्चिंग के ऊपर मैंने क्लास भी बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं वीडियो को सेपरेटली, कि मल्चिंग में क्या होता है, कवर कर देते हैं सॉइल सरफेस को विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल, ताकि हम क्या कर सके, मॉइस्चर को कंजर्व कर सके और वीड को सप्रेस कर सके, वीड की ग्रोथ को, और जो सॉइल का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं। टिलिंग को हम क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज प्लोइंग और कल्टीवेशन। जुताई को भी क्या बोलते हैं, टिलिंग ही बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है सॉइल का, ताकि वो क्या हो, टूटे या फिर ढीली हो जाए, ताकि उसमें हम क्या कर सके, पौधों को उगा सकें।
टिलेज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। टिलिंग हेल्प करता है इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल के एरेशन को, साथ ही साथ सॉइल को इनकॉर्पोरेट करता है ऑर्गेनिक मैटर इसमें, ताकि मिल सके अच्छे से मिट्टी में, और साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है रूट ग्रोथ को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लाइमिंग की। लाइमिंग में क्या होता है, चूना मिलाना एक तरीके से मिट्टी में, उसको क्या बोलते हैं, लाइमिंग बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है मिट्टी में, ताकि क्या कर सके, पीएच लेवल को बढ़ा सके और सॉइल के एसिडिटी को क्या कर सके, हम कम कर सके। ये प्रोसेस क्या करती है, हेल्प करती है इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ एनहेंस करती है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट। ठीक है, इस वजह से प्लांट में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो जो प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो इजीली अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक है, फैलोइंग का मतलब होता है, फैलोइंग एक प्रैक्टिस है, इसमें क्या करते हैं, फील्ड को खाली छोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है या अनप्लांटेड छोड़ा जाता है फॉर द सर्टेन पीरियड, टिपिकली अ ग्रोइंग सीजन, एक ग्रोइंग सीजन के लिए या फिर थोड़ा लंबे समय के लिए छोड़ा जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, दिस टेक्निक अलाउ सॉइल टू रेस्ट और रीजनरेट एंड एक्यूमुलेट मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट बिफोर बीइंग कल्टीवेटेड अगेन। अब फैलोइंग का क्या फायदा होता है, फैलोइंग ये होता है, मान लीजिए आपने एक जगह पे खेती करी, जब आपने उसमें खेती करी लगातार, आप 2-3 साल से उस जमीन पर से खूब मतलब फसल ले रहे हो। अब आपने क्या हुआ, एक समय आएगा जो जो न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट क्या होंगे, खिंच जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्या होंगे, चले जाएंगे, क्योंकि सब तो प्लांट वो ले रही है, जो फसल हो रही है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप कुछ समय के लिए जब जमीन को खाली छोड़ोगे और उसमें तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी क्या करती है, अपने आप को दोबारा से जो भी न्यूट्रिएंट्स उनने खोए हैं उसको क्या करती है, धीरे धीरे अपने आप ही इकट्ठा कर लेती है। उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दे तो। ठीक है, ताकि जब आप उसमें दूसरी बार दोबारा खेती करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होती है। इसलिए क्या होता है, कई बार लैंड को खाली छोड़ा जाता है, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता है, तो ये भी बहुत फायदा होता है लैंड को खाली छोड़ने का। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज गाइस, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, और अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो या आपको चाहिए कि आप इस टॉपिक पे बनाए वीडियो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे उसको बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।